मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब इनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है ना डिवाइड होने की, तो ये क्या करते हैं, अपना अपना एक फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये जो वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब किया गया है उसको तो टॉप एकदम प्लांट के एकदम टॉप तक पहुंचाना होगा। एक ऑर्गन को कवर करता है, मतलब हर एक ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा ना, एक कवरिंग होगी, वरना तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। ऑक्सीजन को पहुंचाना हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक सेल तक। लोग इन मसल्स को खुद के विल के अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। जैसे जितने भी हैंड्स एंड लेग्स में जो मसल्स होते हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, अ साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई का एक चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जो क्या था, सेल। अब सेल्स, जितने भी सेम तरह के सेल्स होते हैं ना, जितने भी सिमिलर सेल्स होते हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, जितने भी सेम तरह के सेल्स हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और वो अपना अपना एक अलग फंक्शन कैरी ऑन करेंगे। मतलब हर एक ग्रुप का अपना अपना एक टास्क होगा, अपना अपना एक काम होगा। ठीक है, तो इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू पे डिस्कस करना है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर are arranged at a definite place and work together to achieve a particular function। मतलब कि ये जितने भी सेल्स होते हैं ना, ये सेम होते हैं, ठीक है, एंड दे आर फाउंड एट द सेम प्लेस। और ये क्या करते हैं, एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करते हैं, मतलब कोई एक काम करते हैं बॉडी का। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज क्या है, अलग अलग काम करेंगे बॉडी का। क्लियर है? एग्जाम्पल, ब्लड, फ्लोएम, मसल, these are all examples of tissues। अब प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बीच में क्या फर्क है? सबसे पहले, प्लांट्स जो होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और एनिमल्स क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, या तो फूड के चक्कर में या तो मेटिंग के चक्कर में, क्योंकि उन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है, अपना मेट ढूंढना होता है। ठीक है, या तो शेल्टर के चक्कर में। तो प्लांट्स एक ही जगह फिक्स्ड है, सॉइल में फिक्स्ड है, पर जो एनिमल्स है ना ये कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकलाइज्ड ग्रोथ। मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है वो सर्टेन फिक्स्ड पार्ट्स में ज्यादा होती है, जैसे कि टिप्स। रूट का जो टिप है वो नीचे की तरफ फैलता है, शूट का जो टिप है वो ऊपर की तरफ फैलता है। तो इससे क्या है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है ना। Whereas एनिमल्स में क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है। मतलब कि हमारे बॉडी में मोस्टली सभी चीजें एक साथ डेवलप होती है, मतलब सभी का साइज एक साथ बढ़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक बच्चा है जिसका हाथ पहले ही एकदम बड़ा हो गया, उसका पूरा बॉडी जो है वो छोटा है, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे बॉडी का साइज इंक्रीज होता है, वैसे हैंड्स और लेग्स का भी साइज इंक्रीज होता है। तो जो ग्रोथ होती है ना वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। ठीक है, नाउ प्लांट्स हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव या डेड टिश्यू। तो प्लांट्स में बहुत सारे मात्रा में डेड टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, जिसके लिए उसको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। एनिमल्स में क्या है, मोस्टली सभी टिश्यूज क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, नाउ अब प्लांट टिश्यूज के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है। प्लांट टिश्यूज में दो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग। इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और यही प्लांट के हाइट और विड्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, दिस इज द डिवाइडिंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट इज लोकेटेड ओनली एट सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। तो ये कुछ कुछ रीजन्स में ही पाया जाता है। ठीक है, सेल्स इसके बहुत एक्टिव होते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा डेंस, थिक होता है। ठीक है, थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है हर एक सेल में। सेल वॉल थिन होती है एंड इनमें वैक्यूल्स की कमी होती है। हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर इन सेल्स में वैक्यूल्स की कमी होती है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। तो बेस्ड ऑन लोकेशन तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टेम जो टिप्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, एपेक्स पे पाए जाते हैं, टॉप पे पाए जाते हैं।
फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो नोड्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है, इस रीजन में पाया जाता है। अगर मान लो कि आप इसको कट कर दोगे ना तो थोड़े दिनों बाद यहां से एक और न्यू ऐसे ब्रांच निकलने लगेगा, ठीक है। कैसे निकल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। तो सेल डिविजन हो रहा है तो ही यहां से ब्रांच निकल पा रहा है। लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है? इसकी थिकनेस को कंट्रोल करता है कि ये जो स्टेम है ये कितनी मोटी होगी, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या? इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जरूरी नहीं है कि खाली एकदम टिप टॉप पे ही होगा, रूट्स के भी टिप्स में हो सकता है, अंडर द सॉइल, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, यानी कि नीचे के तरफ रूट के ग्रोथ को बढ़ाना एंड ऊपर के तरफ शूट के ग्रोथ को बढ़ाना। तो एपिकल मेरिस्टेम का यही काम है। फिर क्या है? लैटरल मेरिस्टेम। इट इज सीन इन द रीजन्स ऑफ द स्टेम और द रूट। तो ये कहां पे देखा जाता है? स्टेम में देखा जाता है, रूट में देखा जाता है, और ये रूट और स्टेम की थिकनेस को बढ़ाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये विड्थ यानी कि थिकनेस को बढ़ाता है ऑफ द स्टेम एंड द रूट। फिर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट इज सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड एंड इंटर नोड। तो ये इस पोर्शन में पाए जाते हैं, ठीक है, ये इस पोर्शन में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो येलो वाला रीजन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाएंगे। अब फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द ऑर्गन वेयर इट इज फाउंड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जहां पे भी प्रेजेंट होगा ना, ये उसके लेंथ को बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ पे ब्रांचेस के बीच में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? इस ब्रांचेस के लेंथ को, इस ब्रांच के लेंथ को बढ़ाएगा। क्लियर है? फिर क्या है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं, ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं जो एक टाइम बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ना वो एक टाइम बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इवेंचुअली टेक अप टू अ स्पेसिफिक रोल, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब अब उनमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है, एंड फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब इनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है ना डिवाइड होने की, तो ये क्या करते हैं? अपना अपना एक फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तो ये लोग क्या करते हैं? अपना अपना एक फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं और इनका शेप और साइज परमानेंट हो जाता है एंड दे टर्न इनटू परमानेंट टिश्यू। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन के ही वजह से बहुत अलग अलग कैटेगरीज के परमानेंट टिश्यूज बनते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू में भी दो कैटेगरीज है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ना वो एक ही तरह के सेल्स से बनता है, इसीलिए इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो वैरायटी ऑफ सेल्स से बनता है। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो these tissues are composed of layers of cell beneath the epidermis, यानी कि outermost जो लेयर होता है लीफ का, epidermis, and are generally simple and made up of same type of cells। तो ये एक ही तरह के सेल्स से बनते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में मेनली ये तीन कैटेगरीज होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls, मतलब इनकी जो सेल वॉल होगी ना वो बहुत ही पतली होगी, ठीक है, जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है। Cells are loosely arranged, creating large intercellular spaces, मतलब बीच में क्या है? स्पेस है सेल्स के, they are loosely spaced, they are living cells, और इनका फंक्शन क्या है? ये लोग जनरली फूड स्टोर करते हैं। मतलब जहां पे भी आपको पैरेन्काइमा शब्द दिख गया ना, मतलब वो फूड तो स्टोर करेगा ही करेगा। क्लियर है? नाउ क्लोरेनकाइमा क्या है? पैरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब जब पैरेन्काइमा में
क्लोरोफिल भी आ जाए ना तब वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है तब वो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब एरेन्काइमा क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स में ना बहुत सारी एयर कैविटीज होती है पैरेन्काइमा के अंदर, यानी कि बहुत सारे होल्स होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, एयर भरी होती है, ताकि वो जो एक्वाटिक प्लांट है एयर भरने की वजह से थोड़ा हल्का हो जाए एंड वो फ्लोट कर पाएगा पानी में। ठीक है, टू हेल्प देम फ्लोट, इस कॉन्सेप्ट को बॉयंसी कहते हैं। जब प्लांट्स फ्लोट कर, या कोई भी चीज, ठीक है, फ्लूइड में फ्लोट कर पाए तो उसको बॉयंसी बोलते हैं। नाउ कॉलेनकाइमा क्या है, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये क्या है, कॉलेनकाइमा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी सेल वॉल काफी थिक है और बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सेल्स आर लिविंग एलोंगेटेड, लंबे सेल्स होते हैं, एंड आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, तो इनके कॉर्नर्स काफी थिक होते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स है इनके काफी थिक होते हैं। फिर देर इज वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनका फंक्शन क्या है, प्लांट के पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि प्लांट को बेंड भी करे तो प्लांट की जो स्टेम है वो टूटे ना। ठीक है, इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, ऑल्सो प्रोवाइड्स देम मैकेनिकल सपोर्ट, एक बार के लिए अगर कोई स्टेप भी कर दे प्लांट के ऊपर तो वो इजीली क्या है, पूरा उसका मतलब होता है ना, उसकी चटनी ना बन जाए, मतलब उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब स्क्लेरेन्काइमा क्या है, दिस इज द टिश्यू दैट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, जैसे कि नारियल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, कोकोनट की आउटर कवरिंग जो ब्राउन कलर की होती है वो स्क्लेरेन्काइमा से ही बनी है, एंड वो डेड सेल्स है बस। ठीक है, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है। क्लियर है, तो ये बस प्रोटेक्शन का काम करते हैं। द सेल्स आर डेड, सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, तो इनके जो वॉल्स है ना ये लिग्निन से बनते हैं, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्क्यूलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, यानी वस्क्यूलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम के पास भी ये प्रेजेंट होते हैं, फिर लीव्स के वेन्स में भी पाए जाते हैं, एंड फिर सीड और नट्स की जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है ना, जो सीड और नट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो ये उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, तो जो आउटर जो बाल जैसा होता है ना कोकोनट के ऊपर, वो भी स्क्लेरेन्काइमा से ही बना है। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स और प्रोटेक्शन का काम करता है ये। क्लियर। प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्शन से आ गया, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन, जिनका काम ही है प्लांट को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले आता है एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन द प्लांट बॉडी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, प्लांट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ना उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना है। ये पूरे प्लांट सरफेस को कवर करता है और सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर कॉल्ड क्यूटिन। ठीक है, this aids in protection against water loss, mechanical injury and invasion by parasitic fungi। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, जिसको बोलते हैं, जो मतलब एपिडर्मिस जो है, उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होता है। ठीक है, एक वैक्सी कोटिंग है जिसको यहाँ पे क्यूटिन बोला है। बहुत सारे टर्म्स में आपको क्यूटिकल भी, मतलब बहुत सारे टाइम आपको क्यूटिकल भी सुनाई देगा। ठीक है ना, तो ये जो क्यूटिकल है ना, ये क्या करता है, प्लांट को वाटर प्रूफ बनाता है, मतलब कि इजीली प्लांट गल ना जाए पानी की वजह से। ठीक है, ये जो लेयर होती है वो वाटर प्रूफ होती है, एंड ये ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ट्रांसपिरेशन होने से रोकती है। ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर लॉस बाय द प्लांट, तो वाटर लॉस उतना नहीं होना चाहिए, इसलिए आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, और ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को लिमिट करता है। ठीक है, एक्सेस ट्रांसपिरेशन होने से बचाता है। और क्या क्या चीजों से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के अंदर ना आ सके। देयर फंक्शन इज वाटर अब्जॉर्प्शन एंड they commonly bear long hair-like parts that increase the total absorptive surface area। तो इसके मतलब इसका मेन काम क्या होता है एपिडर्मिस का, वाटर को अब्सॉर्ब करना।
ठीक है। अब स्टोमाटा क्या है? स्मॉल पोर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, मतलब कि एपिडर्मिस में ना छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन होल्स को बोलते हैं स्टोमाटा, जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। प्लांट्स को गैसियस एक्सचेंज करना होता है ना, उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो देते क्या है हमें? ऑक्सीजन। ये तो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो स्टोमाटा आर गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स, जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। ये है गार्ड शेप, जो गार्ड सेल्स है, बीन शेप्ड सेल्स है, ठीक है। और ये जो बीच में जो ओपनिंग है ना, वो क्या है? स्टोमा है, और ये गार्ड सेल्स है। तो ये जब गार्ड सेल्स एकदम टर्जिड होते हैं ना, हट्टे तगड़े, मतलब एकदम पानी इनमें भरा रहता है, तब स्टोमा खुल जाता है। और जब गार्ड सेल्स मुरझा जाते हैं तब क्या होता है? इनकी शेप ऐसी हो जाती है। जब गार्ड सेल्स मुरझा जाते हैं तो इनकी शेप ऐसी हो जाती है, और वो जो स्टोमा है, जो ओपनिंग है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। क्लियर है? नाउ नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद इन द एटमॉस्फेयर, और स्टोमाटा से भी ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। स्टोमाटा से भी वाटर लूज होता है। गैसियस एक्सचेंज तो होता ही है, पर वो ओपनिंग तो खुली हुई है ना, तो उस ओपनिंग से वाटर भी लूज कर देता है प्लांट, और उसको बोलते हैं स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। अब सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? कॉर्क। कॉर्क यानी कि जो बार्क ऑफ ट्रीज, जो ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है ना, जो देखने को मिलता है, तो ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है, ठीक है, ये किससे बना है? कॉर्क। इसको बोलते हैं कॉर्क। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम located in the cortex form layers of cells which constitute the cork, जिसको bark भी कहा जाता है, ठीक है, brown part of the tree. Now cork cells are dead and compactly arranged without intercellular spaces. जो cork cells होते हैं ये dead cells होते हैं, और ये एकदम ठसाठस, एकदम पास पास arranged होते हैं, इनके बीच में एकदम भी intercellular space नहीं होता है. They also have a chemical substance called suberin in their walls which makes them impervious टू गैसेस एंड वाटर। तो जैसे कि लीव्स के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग थी क्यूटिकल, वैसे ही कॉर्क सेल्स के ऊपर भी एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं सुबेरिन। ये सुबेरिन इनको वाटरप्रूफ बनाता है, एंड गैसेस भी इसमें एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने किसके बारे में पढ़ा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने किसके बारे में पढ़ा? एपिडर्मिस एंड कॉर्क। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमें पढ़ना है जाइलम के बारे में, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिला करके क्या बनाते हैं? वस्क्यूलर बंडल बनाते हैं। वस्क्यूलर बंडल क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम हैंडल करते हैं प्लांट बॉडी में। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? टिश्यूज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब ये एक ही सेल से नहीं बने हैं, इसीलिए ये सिंपल तो है नहीं, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ऑल ऑफ विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स, फूड, ठीक है, एंड कंस्टिट्यूट द वस्क्यूलर बंडल। एग्जाम्पल क्या है इसका? जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्मिंग द वस्क्यूलर बंडल। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जाइलम के बारे में। तो ये है जाइलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तो जाइलम जो होता है ना, वो खाली वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि रूट्स क्या करते हैं? वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। अब ये जो वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब किया गया है, उसको तो टॉप एकदम प्लांट के एकदम टॉप तक पहुंचाना होगा। तो टॉप तक पहुंचाएगा कौन? जाइलम पहुंचाएगा, ठीक है। ये खाली अपवर्ड डायरेक्शन में हर एक ब्रांच तक, पूरे टॉप तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाता है फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ट्रैकियार्ड्स, फिर वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। तो जाइलम के जो जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो सब डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। मैंने आपको पहले ही बोला था, जहां पे भी पैरेन्काइमा दिखे मतलब वो फूड स्टोर करने का काम तो करेगा ही करेगा।
अब नोट क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, हैविंग थिक वॉल्स एंड फॉर्मिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंड जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है, ठीक है। अब फ्लोएम क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फूड क्या है, फूड तो लीव्स में प्रिपेयर होता है, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फूड में मटर पनीर, शाही पनीर तो होगा नहीं, फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो इस ग्लूकोज को पूरे प्लांट तक पहुंचाना होगा ना, क्योंकि फूड तो सभी को चाहिए, है ना। तो पूरे प्लांट तक फूड को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। तो उसको क्या खाली अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना होता है फ्लोएम को, नहीं, उसको हर डायरेक्शन में लेके जाना होता है, डाउनवर्ड भी एंड अपवर्ड भी। जाइलम का काम क्या है, बस नीचे से पानी अब्सॉर्ब करवा के बस ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है ना। जो रूट्स पानी अब्सॉर्ब करते हैं उसको बस ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है। फ्लोएम का काम है फूड को हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाना है, ताकि हर एक प्लांट के पार्ट को फूड मिले। अब कंस्टिट्यूएंट क्या है, सबसे पहले सीव ट्यूब्स, ठीक है, फिर कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सारे फ्लोएम सेल्स क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सीव ट्यूब वगैरह, कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है। अब तो प्लांट टिश्यू तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। Now, animal tissues are specialized to allow movement and structural support, reflecting their mobile nature. Animal bodies move, which require specialized cells like muscle cells for contraction and relaxation. तो animals का काम क्या है, मूव करते रहना इधर से उधर, है ना, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, मेटिंग के लिए, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली मूव करना होता है। तो प्लांट की तरह तो एक जगह खड़े रहने से होगा नहीं, तो मूव करना होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। और वैसे ही उनके सेल्स भी होने चाहिए, वैसे ही उनके टिश्यूज भी होने चाहिए जो उनको मूव करने में मदद करे। तो एनिमल सेल्स के जो एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और वो रिलैक्स भी कर सकते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं, जिसके वजह से फ्लेक्सिबल मूवमेंट मिलती है हमारे बॉडी को। क्लियर है। नाउ अब टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्क्यूलर टिश्यू एंड फिर लास्टली नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे मतलब जो पूरा आउटर मोस्ट स्किन है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बना है, ठीक है। इसका फंक्शन है हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। क्लियर है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी, it covers most organ and cavities and forms a barrier to different body systems separate. तो ये क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है, और हर एक ऑर्गन को कवर करता है, मतलब हर एक ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा ना, एक कवरिंग होगी, वरना तो सब कुछ मिक्स अप हो जाता। तो हर एक चीज को सेपरेट करने का काम करता है। एंड हमारा ये जो आउटर मोस्ट पूरा ये जो स्किन है, ये भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से ही बना है। लोकेशन क्या है, स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो इनर पूरा लाइनिंग है, ये पूरा एपिथेलियल टिश्यू से बना है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वियोली, लंग्स में एल्वियोली होता है, ठीक है, तो वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। फिर किडनी ट्यूब्यूल्स एंड बहुत सारे रीजन्स, ठीक है, ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से ही बने हैं। Now, epithelial cells are tightly packed and form a continuous sheet. They have only a small amount of cementing material between them and no intercellular spaces. क्योंकि इनको बॉडी को कवर करके रखना है ना, वरना तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी एंटर करने लग जाएंगे, है ना, तो कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता इनमें। Now, the permeability of the epithelial cells play a vital role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. Permeability क्या होता है, मतलब कि ये कुछ कुछ चीजों को क्या करेंगे, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजों को, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको बॉडी में एंटर करने देते हैं, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है उसको बॉडी में एंटर नहीं करने देते। बहुत बार बॉडी में जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है वो भी स्वेटिंग वगैरह के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जो भी एक्सेस सॉल्ट है, वाटर है, वेस्ट है, वो क्या है, बॉडी से स्वेट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो वो स्वेट कहाँ से निकल रहा है, कुछ पोर्स के थ्रू निकल रहा होगा, है ना। तो ये जो स्किन है, ये जो एपिथेलियल सेल है, ये क्या होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं, मतलब यूजफुल चीजों को एंट्री देते हैं,
और जो यूजफुल नहीं है उसको एंट्री नहीं देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियम क्या है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि एक सिंगल लेयर से बना है, ठीक है। फिर क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइड शेप के सेल्स है इसमें। और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये लंबे लंबे शेल्स है कॉलम जैसे, क्लियर है। तो ये अलग अलग तरह के क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, cells are extremely thin and flat forming a delicate lining, ऐसा कुछ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला केस है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं, जो प्रेजेंट है ना फूड पाइप, ठीक है, जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है। एंड माउथ लाइनिंग, ये सब किससे बना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। नाउ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, अब इसी स्क्वैमस एपिथेलियम के अगर मैं अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर दूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, तो ये बहुत सारे लेयर्स फॉर्म कर दूं, एक के ऊपर एक पाइल अप कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सेल्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, ठीक है। स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट वेयर एंड टेयर, तो स्किन क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, ऐसा, ठीक है। सेल्स आर टॉल एंड फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, तो ये मूवमेंट भी करवाते हैं क्योंकि इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आगे भी दिखेगा ये, ठीक है। लोकेशन क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में फूड को मूव करना होता है ना, इसीलिए यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो फूड को पुश करने में काम आते हैं, क्लियर है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इंटेस्टाइन में, उसको मूव करते रहना होता है। नाउ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी मूवमेंट के लिए ही काम आता है, इसके थ्रू जो भी सब्सटेंस जाएगा उसको सीलिया क्या करेगा, पुश करेगा। स्ट्रक्चर, कॉलमनर सेल्स विद हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीलिया ऑन देयर आउटर सर्फेसेस। नाउ सीलिया मूव पुशिंग द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, ठीक है। तो सीलिया मूव करता रहता है और उसमें म्यूकस ही क्यों ना हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो वो उसको क्या है, पुश करते रहता है ताकि वो मूव करता रहे, ठीक है। लोकेशन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो विंड पाइप, फिर विंड पाइप से लंग्स वगैरह, ब्रोंकियोल्स वगैरह, इन सब में क्या प्रेजेंट है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है, क्योंकि इनर ये जो लाइनिंग होती है ना, ये जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी जो इनर लाइनिंग है उसमें बहुत बार म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है कफ एंड कोल्ड के टाइम पे, तो उसको क्या करना है, पुश करके बॉडी से बाहर निकालना है। तो उस पुश करने में कौन काम आता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसीलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, अक्वायर्स स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, तो ये आगे जाके क्या बन जाते हैं, ग्लैंड सेल्स बन जाते हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। नाउ लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, तो किडनी ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके पास डक्ट होता है, पाइप होता है, तो उन पाइप्स में भी ऐसे ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अब ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या है, ऐसे सेल्स जो कुछ रिलीज करते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ठीक है। epithelial tissue that folds inwards and a multicellular gland is formed which secretes substances at the epithelial surface, तो ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो एंजाइम हो। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है, ये कुछ ना कुछ रिलीज करता रहेगा, कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इनका फंक्शन कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स, नाम से ही पता चलता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, एंड दे आल्सो प्रोवाइड अस सपोर्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स इनके लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब ये मान लो एक मैट्रिक्स है, एक सीमेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस है, एंड इसमें इनके सेल्स फैले हुए हैं, लगे हुए हैं, एम्बेडेड है, ठीक है। तो सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हार्ड ही होगा मैट्रिक्स, कभी लिक्विड भी हो सकता है, जैसे ब्लड के केस में, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्लड का क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होता है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये एक फ्लूइड होता है जिसमें सभी ब्लड सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं,
मूव कर रहे होते हैं इस फ्लूइड में। तो कंटेंट्स क्या है? प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट, हॉर्मोन्स। इट सस्पेंड्स रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स जिनको आरबीसीज बोला जाता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पहुंचाना हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक सेल तक। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करना, ठीक है, बॉडी को जर्म्स से बचाना। फिर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि कहीं पे भी अगर कट फट जाए तो वहां से खून निकलता रहेगा ना, तो खून ना निकले, खून स्टॉप हो जाए तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक नॉट बना लेते हैं, क्लॉट कर देते हैं ब्लड को, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद आप उसे उखाड़ भी देते हो फिर ना। तो वो जो स्क्रेप है, वुंड के ऊपर जो स्क्रेप फॉर्म हुआ है, तो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? प्लेटलेट्स की वजह से, ताकि एक्सेस ब्लड लूज ना हो जाए। फिर फंक्शन क्या है? फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। फिर फूड, ठीक है, फिर हॉर्मोन्स वगैरह एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेस्ट मटेरियल्स अलग अलग बॉडी पार्ट से लेकर के आना ताकि अल्टीमेटली वो फिल्टर हो जाए। अब बोन का जो मैट्रिक्स होता है ना, वो बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि बोन्स को हार्ड होना पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होता है, एक शेप प्रोवाइड करना होता है, तो बोन्स मस्ट बी हार्ड, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है इनका? हार्ड मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। इसीलिए बोला जाता है कि दूध पीना चाहिए, फॉस्फोरस रिच फूड खाना चाहिए, बनाना में फॉस्फोरस बहुत होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फंक्शन क्या है? forms the framework that supports the body, anchors the muscles, muscles को support करता है, and support the main organs। जैसे जो रिबकेज है, यहाँ पे जो रिबकेज होता है वो भी बोन ही है ना, तो वो जो पूरा रिबकेज है वो अंदर के जो लंग्स वगैरह है, हार्ट है, इसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो ये मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर आता है लिगामेंट। लिगामेंट एक फाइब्रस टिश्यू होता है, वेरी इलास्टिक टिश्यू विथ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, बहुत टफ होता है, इलास्टिक होता है, एंड कनेक्ट्स टू बोन्स टुगेदर। तो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है। टेंडन भी वैसा ही है, पर ये मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है, एंड ये भी बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है, पर इतना इलास्टिक नहीं होता लाइक लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जितना इलास्टिक नहीं होता है ये। अब कार्टिलेज क्या है? इनका जो मैट्रिक्स है ये भी सॉलिड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, ठीक है। तो कार्टिलेज जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि ये बोन जितना हार्ड नहीं होता, ठीक है, पर नॉर्मल स्किन जितना सॉफ्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बीच में होता है, इसको आप थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हो, ये भी शेप प्रोवाइड करने का ही काम करता है ना। वाइडली स्पेस्ड सेल्स, सेल्स बहुत दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, बीच में मैट्रिक्स भरा होता है। स्मूथ बोन सरफेसेस एट जॉइंट, मतलब दो जॉइंट के बीच में क्या रहता है? कार्टिलेज। जैसे नी जॉइंट जो है हमारा, ये ऊपर वाला बोन है, ये नीचे वाला बोन है, ठीक है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि जब हम लोग सालों साल तक चलते रहेंगे तो दोनों नीज आपस में घिसेंगे ना, तब फिर पेन होगा। तो कार्टिलेज इस घिसने को प्रिवेंट करता है, ठीक है। Now, and is present in the nose tip, ear, trachea, trachea यानी कि विंड पाइप। ऐसे ऐसे आप करोगे तो ये ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है। नाउ इसमें कार्टिलेज है एंड लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। फिर क्या है? एरियोलर टिश्यू है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। इसमें फैट स्टोर, अच्छा, एडिपोज में फैट स्टोर किया जाता है। एरियोलर टिश्यू क्या है? ये एक पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है, इट इज अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो यहाँ ये प्रेजेंट होता है। अब ये एक पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में जहां पे भी स्पेस होगा ना, वहां पे ये टिश्यू चला जाएगा, ताकि एक प्रॉपर पैक्ड स्ट्रक्चर बन सके। इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो अगर टिश्यूज इंटरनल डैमेज हो जाए टिश्यूज में, तो अंदर ही अंदर उसको क्या करता है? रिपेयर करवाता है। फिर क्या है? एडिपोज टिश्यू है, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल सेल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू क्या है? ये फैट स्टोर करता है, फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इसका काम क्या है? फैट को स्टोर करना। फिर स्ट्रक्चर क्या है? सेल्स आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। इसके सेल्स जो है ना, वो फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? एडिपोसाइट्स। ऐसे सेल्स को एडिपोसाइट्स बोला जाता है। फंक्शन क्या है? फैट को स्टोर करते हैं, और फैट किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है? एक इंसुलेटर की तरह काम आता है।
तभी जितने भी मोटे लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि फैट एक इंसुलेटर होता है, यानी कि वो बॉडी हीट को सराउंडिंग में एस्केप नहीं होने देगा, ठीक है, तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मस्क्यूलर टिश्यू जो होते हैं ना, वो ऐसे सेल्स से बनते हैं जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसे किया है तो ये वाला जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स जितने भी होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये वाले रिलैक्स हो जाएंगे। अगर ये नहीं हो पाते रिलैक्स तो यहां से क्या हो जाता, टीयर हो जाता, ठीक है, मतलब फट जाता। तो ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए, रिलैक्स भी हो जाए। अगर ऐसे करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो तभी हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम लोग मूव कर पाएंगे। अब ये तीन तरह के मसल सेल्स होते हैं, मसल टिश्यू होता है। एक होता है स्मूथ मसल, स्ट्रैटेड मसल्स, जिनके ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं यहाँ पे, लाइंस वगैरह, ठीक है। और एक क्या है, कार्डियक मसल्स, जो कि हार्ट में पाए जाते हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होती है इनकी, ठीक है, तो ये ब्रांच्ड होते हैं ना। तो स्ट्रक्चर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है, जो सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करते हैं। अब टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में क्या है, स्ट्राइटेड, स्केलेटल, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स यानी कि जिन पे आपका कंट्रोल हो, आप अपने मन से उन मसल्स को चला भी सकते हो, नहीं भी चला सकते हो, ठीक है। सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। शोज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, मतलब स्ट्राइप्स होते हैं इनके ऊपर व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। फिर फंक्शन क्या है, दे आर अटैच्ड टू बोन्स एंड देयर मूवमेंट इज अंडर आवर कंट्रोल, मतलब हम लोग इन मसल्स को खुद के विल के अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। जैसे जितने भी हैंड्स एंड लेग्स में जो मसल्स होते हैं, ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, आप चाहो तो चलाओ, नहीं चाहो तो मत चलाओ, ठीक है। नाउ फिर स्मूथ एंड इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि अनस्ट्राइटेड मसल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देख लेते हैं। फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, यूरेटर्स, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। तो आइरिस ऑफ द आई क्या होता है, आई वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये आई बॉल है, उसके अंदर ये छोटा सा होल है। तो ये जो होल होता है ना, ये बड़ा छोटा होते रहता है। तो कैसे होता है बड़ा छोटा, बिकॉज आइरिस का जो शेप है ना, वो चेंज होते रहता है, क्योंकि उसमें ये मसल्स पाए जाते हैं जो आइरिस के शेप को चेंज करते हैं, और उसी के वजह से ये ओपनिंग बड़ी छोटी होती रहती है। फिर यूरेटर्स में भी ये मसल्स पाए जाते हैं। ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये विंड पाइप आगे जाके ब्रोंकाई में ऐसे बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो ब्रोंकाई में भी क्या प्रेजेंट होता है, ये मसल्स प्रेजेंट होता है। एंड इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंटरी कैनल, मतलब माउथ से लेके एनस तक फूड कैसे पास होता है, मूव कैसे करता है, इन मसल्स की वजह से मूव करता है, क्योंकि हर जगह स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी जगहों पे क्या है, ये मसल्स प्रेजेंट है जो फूड को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनवॉलंटरी मसल्स, इनमें आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, खाना खाना या नहीं खाना वो आपके कंट्रोल में, पर अगर आपने खाना खा लिया तो वो डाइजेस्ट तो होगा ही। अब आप ऐसे थोड़ी करोगे कि चलो ठीक है अभी डाइजेस्ट नहीं करूंगी, बाद में डाइजेस्ट कर लूंगी, अभी एक बार के लिए रहने देते हैं। तो ऐसे आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक बार अगर खाना चला गया पेट में तो वो डाइजेशन होके ही रहेगा। तो वो क्या है, इनवॉलंटरी मसल की वजह से वो फूड मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ अब कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, ये हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये टायरलेसली वर्क करते हैं। सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, मतलब हर एक सेल में बस एक न्यूक्लियस होता है। शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो एक रिदम के साथ धक 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 धक, मतलब एक प्रॉपर रिदम के साथ हार्ट बीट करता है ना। फिर लोकेशन क्या है, वॉल्स ऑफ द हार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ऐसे सेल्स से बना है, ठीक है। ये क्या है, एक नर्व सेल है जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स जोड़ करके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो फंक्शन क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, तो वो जो हीट है ना, आपके स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो उस हीट को महसूस करेंगे और फिर एक सिग्नल जनरेट करेंगे।
फिर वो सिग्नल कहां तक पहुंचाएंगे, ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि भाई ऑब्जेक्ट तो गर्म है, वहां से हाथ हटा लो। वो रिस्पॉन्स यहां तक आएगा और आप वहां से हाथ हटा लोगे, ठीक है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन करवा कौन रहा है, ये वायर की तरह सिग्नल लेके कौन जा रहा है, ये नर्व्स ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। जो बहुत सारे नर्व सेल्स जुड़ जाते हैं ना, तो वो एक नर्व बनाते हैं, और ये नर्व ही क्या करता है, सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नाउ तो कॉम्पोजिशन क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये सभी ऑर्गन्स जो है ना वो नर्वस टिश्यू से बने हैं। सेल टाइप क्या है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो ये सेल्स क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है। इनको न्यूरॉन बोला जाता है, नर्व सेल भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये सेल बॉडी है, और ये जो लॉन्ग प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सन, ठीक है। तो सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, जो अंदर का जो फ्लूइड है यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। फिर क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये होते हैं, ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये डेंड्राइट्स है। ये जो अलग अलग फिंगर्स जैसे दिख रहे हैं वो डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन ही आगे जाकर के डेंड्राइट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर एक्सन क्या है, ये जो लंबा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, ये जो लॉन्ग वायर जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सन। अ सिंगल लॉन्ग पार्ट दैट पासेस द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब ये होता ऐसे है ना कि आगे भी एक न्यूरॉन होगा, ठीक है, और इसके नीचे एक न्यूरॉन होगा। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा, फिर दूसरा न्यूरॉन क्या है, तीसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा, फिर तीसरा न्यूरॉन चौथे को, ऐसे करते करते ये सिग्नल भेजते रहते हैं, ठीक है, सिग्नल कंडक्ट करते हैं। नर्व एंडिंग क्या है, इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं, ठीक है। द एंड ऑफ द एक्शन दैट ट्रांसमिट्स द सिग्नल। अब नर्व इंपल्स क्या होता है, जो सिग्नल ट्रैवल हो रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट तो गर्म है ना, तो द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इंपल्स। नर्व किसको कहते हैं, जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स जुड़ जाते हैं ना, यानी कि ये नर्व फाइबर है, एक्सन को क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं। तो जब बहुत सारे नर्व फाइबर यानी कि एक्सन साथ में जुड़ जाते हैं तब एक सिंगल नर्व बनता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सन जब जुड़ जाते हैं तब एक नर्व बनता है। तो मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। क्लियर है। अब देखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल। तो यहां पे जब मैंने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया था तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टिमुलस है, क्योंकि वो आपके बॉडी में एक चेंज ला रहा है, और जो भी चीज आपके बॉडी में चेंज लाए तो वो क्या हो जाती है, स्टिमुलस हो जाती है, ठीक है। तो ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टिमुलस है। अब स्किन में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। स्किन भी तो एक सेंस ऑर्गन है ना, और सेंस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये रिसेप्टर्स हीट को महसूस करते ही एक सिग्नल जनरेट करेंगे, और वो सिग्नल कौन पहुंचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाएगा, कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ब्रेन तक पहुंचाते हैं। क्लियर है। स्पाइनल कॉर्ड तक इसलिए रखते हैं ना क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फटाक से सिग्नल पहुंच भी जाएगा, रिस्पॉन्स भी चला जाएगा और हम लोग हाथ हटा लेंगे, ठीक है। तो बिलो द नेक के जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करता है, अबव द नेक के जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो ब्रेन हैंडल करता है। क्लियर है। तो ये जो इंपल्स है कहां तक पहुंच जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन क्या करेगा, रिस्पॉन्स को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाएगा, ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। तो रिले न्यूरॉन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे इंपल्स से क्या जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि भाई वहां से हाथ हटा लो, ठीक है। ये रिस्पॉन्स रिले न्यूरॉन किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ये रिस्पॉन्स किसको देगा, एफेक्टर को, और एफेक्टर इस केस में क्या है, हमारा हाथ, और हम लोग वहां से हाथ हटा लेंगे। हाथ हटाना क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो वापस से हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस है, जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट टच करेंगे तो रिसेप्टर क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा,
ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा। स्पाइनल कॉर्ड अपना एक रिस्पॉन्स बनाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट गर्म है, वहां से हाथ हटा लो, और ये जो रिस्पॉन्स है रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को देगा। इस केस में इफेक्टर क्या है, हमारा हाथ है, और हम लोग वहां से हाथ हटा लेंगे जो कि होगा हमारा रिस्पॉन्स। क्लियर है? तो आई होप ये नर्वस टिश्यू एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।